हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा पिछले क्लासेस में या पिछले वीडियो के अंदर हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं वो डिस्कस कर लिया। वी हैव टॉक्ड अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर हमने पढ़ा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा हमने एंड वर्कड डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आज का सेशन क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कोलिजन्स क्या है। व्हाट आर कोलिजन्स? जब भी हम अपने आसपास बहुत सारी फिजिकल फिनोमेना या बहुत सारे ऐसे चीजें देखते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक चीज दूसरी चीज से कोलाइड कर रही है, ठीक है। तो कोलिजन्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कोलिजन्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व्ड होगी, उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जब भी कोई एक कोलिजन हो रहा है, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह के कोलिजन की बात हो रही है, जैसे हम इस पूरे सेशन में समझेंगे कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसको हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन एकदम आमने सामने की टक्कर हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन जो है उसको हम वन डायमेंशन में कह सकते हैं, कोलिजन इन वन डायमेंशन। ऐसे ही बात करेंगे कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह का कोलिजन हो, एनी टाइप ऑफ कोलिजन इज देयर, किसी भी तरह का कोलिजन हो, उसके अंदर क्या होगा बेटा, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हर एक तरह के कोलिजन में होगा। वेदर इट इज जैसे पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और सुपर इलास्टिक कोलिजन्स भी कह सकते हैं हम लोग। तो जितने भी कोलिजन्स हैं, एनी टाइप ऑफ कोलिजन इज देयर, इन दैट केस the linear momentum of the system will be conserved. Linear momentum before the collision or after the collision will always remain the same. चाहे जैसे बताया आपको कोई सा भी collision हो, any type of collision it is, any type of collision it is, the momentum, the linear momentum of that collision will always be conserved. अब collisions को list out कर लेते हैं, किस तरह के collisions हो सकते हैं और क्या क्या होंगे। तो चार तरह से हम डिफाइन करते हैं। इलास्टिक कोलिजन्स हो सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स बताया, इनइलास्टिक कोलिजन्स और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स, और चौथा टाइप ऑफ कोलिजन क्या हो सकता है, that is super elastic collisions, super elastic collisions, ठीक है बच्चे। जितने भी collisions हो गए वो हम इन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। और जैसे बताया आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है दैट इज फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ कोलिजन्स। इन सारे कोलिजन्स के अंदर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। फिर यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन आई से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो व्हेन आई से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। और जनरली ऐसे कोलिजन्स में क्या होगा, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में देयर विल बी सर्टेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन्स और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या डिफरेंस है वो भी अभी बात करेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा, देयर विल बी अ सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो दो चीजें टकराएंगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर डिफॉर्मेशन होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि कुछ पार्ट जो होगा वो साउंड के फॉर्म में भी जा सकता है, कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी जा सकता है, इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। तो
इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पे देयर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे भी कह सकते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन सुपर इलास्टिक कोलिजंस के अंदर क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन सुपर इलास्टिक कोलिजंस, इन सुपर इलास्टिक कोलिजंस देयर विल बी अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे कोई एक फायर क्रैकर आप जला रहे हैं या कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, इस तरह के जो जहां पे एक्सप्लोजन होंगे उन केसेस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दैट मींस देयर विल बी अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एंड देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन बोथ द केसेस। सुपर इलास्टिक कोलिजंस में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, देयर विल बी अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर टोटल एनर्जी, जितने भी टाइप्स ऑफ कोलिजंस हैं उन सब के अंदर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे एटॉमिक लेवल पे जो कोलिजंस होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 5 पढ़ लिया है, वहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे आप, जिसमें कहा जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजंस हैं वो कैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस है, दीज आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के कोलिजंस जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस होंगे। जैसे आप बिलियर्ड्स खेलते हैं या स्नूकर खेलते हैं, उनके बॉल्स के बीच में जो कोलिजंस होंगे वो कैसे होंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस, वहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये जो बेसिक चीजें पढ़ी हमने। अब एक टर्म हम लोग देखने वाले हैं, जैसे बताया आपको कि हेड ऑन कोलिजन होगा, जब ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद में भी क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तो वो कोलिजन क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन हो जाएगा, दैट इज अ कोलिजन इन वन डायमेंशन। और हम बात कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस होगा। इन अ perfectly inelastic collision, the objects will stick to each other and they will move with the same velocity after the collision। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों एक साथ चिपक गए या दोनों एक साथ स्टिक करके दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस हो गया, यहां पे क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे विल स्टिक टू ईच अदर एंड दे विल मूव एज अ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगे, यानी कि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। किसके अंदर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर, दैट विल बी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। अब इसके बाद एक और टर्म है जो ये बताता है हमें कि जो कोलिजन है वो कितना किस टाइप का कोलिजन है, जो कोलिजन है वो किस तरह का कोलिजन है, या ये कहें कि उस कोलिजन की इलास्टिसिटी हमें पता चलेगी। इलास्टिसिटी ऑफ दैट कोलिजन इज डिफाइंड बाय दैट टर्म। उस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसी भी कोलिजन के लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमें ये बताता है कि कोलिजन किस तरह का होगा। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज इनइलास्टिक, या कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है या सुपर इलास्टिक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ relative velocity of separation, relative velocity of separation of the objects, relative velocity of separation of the objects। और जब ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, आफ्टर कोलिजन। It is the ratio of relative velocity of separation of the objects and the relative velocity of
relative velocity of approach of two objects, approach of the objects, और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे कब? बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन. It is denoted by E. It is denoted by E. E से डिनोट करते हैं. E क्या हो गया? E क्या हो गया? Relative velocity of separation, relative velocity of separation upon relative velocity of approach. तो इसको क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, U1 बड़ा होगा, U2 छोटा होगा, इसीलिए क्या होगा? U1 माइनस U2, या कई बुक्स में देखेंगे आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा गया, वो भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब जब क्या होगा? फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, किसी एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1. किसी एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, किसी एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? ये दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? सेम. जैसे बताया था आपको कि दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? दे विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. सो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? 0. किसके लिए? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 upon anything will be 0. ठीक है. और फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, किसी एक इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? A की वैल्यू लेस देन 1 होगी. A की वैल्यू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. ठीक है. सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू ग्रेटर देन 1. The value of E is greater than 1 for a super elastic collision. किसी एक सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. इस तरह से हमने समझा कि किसी भी एक इलास्टिक कोलिजन के लिए या किसी एक कोलिजन की इलास्टिसिटी कैसे पता चलेगी? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से. किससे पता चलेगी? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से पता चलेगी कि वो कोलिजन किस तरह का है. अगर E की वैल्यू 1 है तो वो कैसा कोलिजन है? E की वैल्यू 1 है तो वो कैसा कोलिजन है? इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. E की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है. इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. और सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? जो वेलोसिटीज है बाद में वो ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, इसलिए E की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 1 होगी. तो इस तरह से समझा हमने कि कोलिजन कितने तरह के हो गए और कैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बता सकते हैं कि वो किस तरह का कोलिजन होगा. अब हमारा डिस्कशन जो है, इसके बाद हम मूव करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. वी विल टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन क्या होगा उसके बारे में हम समझेंगे. वी विल टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन हम लोग डिस्कस करेंगे. और जैसे बात की थी हमने कि
कोई भी अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर कोई भी एक इलास्टिक कोलिजन है, वहां पे क्या होगा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी, m1 इसका मास है, इसका मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है, u2 है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ये कोलिजन हुआ इनके बीच में शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा ड्यूरिंग कोलिजन, और इसके बाद ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं आफ्टर द कोलिजन। तो इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज अ कोलिजन इन, दिस इज अ कोलिजन इन 1 डायमेंशन। और इलास्टिक कोलिजन है तो हम किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम v1 और v2 की वैल्यूज निकालने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ m1 u1 और m2 u2। m1 u1 हमें पता होगा, m2 u2 हमें पता होगा, इसको यूज करके हमने क्या करना है, v1 की वैल्यू निकालनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट वाला पार्ट फटाफट देख लेते हैं। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी having masses m1 and m1 kg and m2 kg are moving in a straight line, are moving in a straight line with initial velocities u1 meter per second and u2 meter per second, where ये तभी कोलाइड कर पाएंगे जब u1 बड़ा होगा और u2 छोटा होगा, u1 बड़ा होगा u2 छोटा होगा, तभी एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कोलाइड कर पाएंगे। कोलाइड with each other for a short duration of time and move along the same straight line, with final velocities v1 meter per second and v2 meter per second। ठीक है, ये मूव कर रहे हैं किससे, वेलोसिटीज v1 एंड v2। क्या बताया आपको, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v1 और v2 कैलकुलेट करना है। और जैसे पढ़ा हमने कि कोई कोलिजन कोई से भी टाइप का हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, चाहे सुपर इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, m1 वाली टर्म्स को एक साथ रख रहे हैं और m2 वाली टर्म्स को एक साथ रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, m1 ब्रैकेट में आ जाएगा u1 माइनस v1, ये इधर आया और ये उधर जाएगा, is equal to m2 v2 माइनस u2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जैसे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, यहाँ पे किसका कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, बेटा। ये वाला एक्सप्रेशन मैं रख रहा हूँ, बाकी सब मैं रब कर रहा हूँ। अब आगे का पार्ट समझते हैं। तो अब इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा,
relative velocity of separation should be equal to the relative velocity of approach. Relative velocity of separation किसके इक्वल होगा? relative velocity of approach के इक्वल होगा. चलिए अब by using conservation of काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करें तो क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ सब में से कैंसिल हो गया और m1 वाली टर्म्स को एक साथ रख रहे हैं हम लोग. m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. m1 कॉमन आ गया और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ये क्या आ गया? m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 और m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2. ये इक्वेशन 2 आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस का रेशो ले रहे हैं हम लोग. इन दोनों इक्वेशंस का रेशो ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. इक्वेशन 2 जो है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा. देखिए अब m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? m1 u1 माइनस v1 और इधर क्या आ जाएगा? m2 v2 माइनस u2. कैंसिल आउट हो गया. क्या बच गया? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. ये क्या है? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. और यहां से क्या आ गया? ये पढ़ा है हमने v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 क्या आ गया? 1. तो ये इलास्टिक कोलिजन तो है ही है. हम ले ही रहे हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है. तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने ये प्रूव कर दिया दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है. यहां से हम एक और वैल्यू ले रहे हैं, v2 की वैल्यू ले रहे हैं. v2 क्या हो जाएगा? v2 क्या आ जाएगा यहां से? तो यहां तक अगर ये क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए दैट prove that the value of coefficient of restitution for a elastic collision is 1. तो हम यहाँ तक प्रूव करेंगे. v1 minus v2 upon v1 minus u2 is equal to 1. अब यहाँ से v2 की वैल्यू देखते हैं. v2 क्या आ गया? v2 is equal to क्या आएगा? v2 is equal to क्या आ जाएगा? v1 minus u1 v1 plus u1 minus u2. Is that thing clear? v2 की वैल्यू क्या आ गई? v1 plus u1 minus u2. अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. ये इक्वेशन नंबर 3 है. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये वाली वैल्यू जो है v2 की वो किस में पुट करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. Put the value of v2 equal to v1
plus u1 minus u2 from equation 1, from equation 3 in equation 1 में पुट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 क्या थी? m1 u1 minus v1 क्या था? m1 v1 minus u1 is equal to m2 v2 minus u2। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? चलिए अब सिंप्लीफाई करना है हमने यहाँ पे m1 u1 minus v1 is equal to m2, यहाँ पे क्या आ गया? v1 plus u1 minus u2 minus u2 एक और है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? v1 वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या आ गया? m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v1 और ये क्या आया? प्लस m2 u1 और ये क्या आ गया? माइनस 2 m2 u2। ठीक है, अब यहां से ये v1 वाली टर्म इधर चलेगी और ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगी। क्या आ गया? m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी 2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया बेटा? m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस v2। ठीक है, सॉरी यहां गड़बड़ होगी, v1 कॉमन निकलेगा m1 प्लस m2 इंटू v1। यहां से v1 की वैल्यू क्या आ गई? v1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? v1 विल बी m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वापस से ये किस में पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें? v2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलिए रखते हैं एंड देन ये कंप्लीट होगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ value of v1 from equation 4 से जो वैल्यू है वो उठा रहे हैं in equation 3। तो v2 इज इक्वल टू क्या था? v1 प्लस u1 माइनस, तो वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, m1 माइनस m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस u1 प्लस u1 माइनस u2। यहाँ पे ये u1 है। अब u1 वाली टर्म्स एक साथ रख लो और u2 वाली टर्म्स एक साथ रख लो, तो क्या आ गया? v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? u1 कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बच गया? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर हमने u1 कॉमन लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? u2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। ये क्या आ जाएगा? u1 m1 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 और m2 कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस यहां पे क्या आएगा? u2 2m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है, यहां से क्या आ गया, V2 क्या आ गया, 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 इंटू, यहां से क्या बचेगा, 2m2 में से m2 माइनस किया तो क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ली। वी हैव कैलकुलेटेड द फाइनल वेलोसिटीज फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इसके केसेस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके जो डिफरेंट केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके।